रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। इस टाइम मैं उपस्थित हूँ गंगोत्री मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में। हमारे साथ डॉक्टर जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो औरतों भी हैं और लगातार हड्डी स्पाइन जितने भी रिलेटेड हैं सभी लोगों का इलाज करते हैं। किस किस तरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है हड्डियों में, कब इलाज करवाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए, और किस किस तरीके से हमारे हड्डी मजबूत रह सकते हैं। क्योंकि आज कल लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, घंटों घंटों कुर्सियाँ पर लैपटॉप देखते हैं और मूवी देखते हैं, मोबाइल वगैरह में गर्दन भी इसमें टेढ़ा हो जाता है। तो किस तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रखें ताकि हड्डी में कोई प्रॉब्लम ना आए, और किस तरह के खाने पीने का यूज करें ताकि हड्डी मजबूत रहे। देखिए, आजकल सबका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब कि जो लोग ना, एक्टिविटी है नहीं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं किसी का। ठीक है, सभी लोग घर से बस बैठते हैं, कार में बैठे, ऑफिस में बैठे, लेकिन एक्टिविटी कुछ है नहीं, कोई एक्सरसाइज करता नहीं है। हम लोग कितने सारे पेशेंट को एडवाइस भी करते हैं कि हाँ थोड़ा जो भी एक्सरसाइज समझाते हैं कि ये करना है जो भी, लेकिन 10 में से कोई एक ही दो होता है जो उस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करता है कि उस चीज़ को करे सही तरीके से। नहीं तो कोई करता नहीं, सभी डिपेंडेंट रहते हैं कि बस मेडिसिन लूँ ठीक हो जाए। क्या मतलब फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हड्डी मजबूत रह सकता है, क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह करे। सबसे पहले डाइट आपका वो ध्यान रखना पड़ता है, डाइट जो है वो सही रहना चाहिए। आजकल जो जंक फूड का जो है दौर, उसमें उतना अच्छा न्यूट्रिशन किसी को मिल नहीं पाता, और लोग ज़्यादातर बाहर के खाने पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो हेल्दी खाना मिलता भी नहीं उनको अच्छे से। एक तो चीज़ ये है। बाकी अगर ऑर्थो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हड्डी के लिए जो भी चीज़ है कि आपका मिल्क रहना चाहिए डाइट में, कैल्शियम, जो भी कैल्शियम युक्त भी डाइट है वो सब लेना चाहिए प्रॉपर, विटामिन डी, कैल्शियम। थोड़ा धूप में निकले, बच्चे लोग हैं खास करके, सब घर के अंदर ही रखे रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा धूप में निकले, खेल, बच्चों में खास करके एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए खेलने कूदने की। आजकल के टाइम में सभी बैठ के टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम देख रहे हैं, बाहर का कुछ एक्टिविटी है ही नहीं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो बच्चे बाहर खेलेंगे, एक्टिविटी रखेंगे अपना सनलाइट के अंदर, तो वो अच्छा रहेगा उनके लिए, उनके हेल्थ के जो लिए। ऑफिशियल जॉब करते हैं उनको 8 घंटे लगातार कंटिन्यू बैठे रहना पड़ता है। ऑफिशियल जॉब में वो दिक्कत तो है, जो ऑफिशियल जॉब में बैठने का हो गया, या फिर कहीं कोई एक्टिविटी है नहीं सुबह टहलने का भी, तो कम से कम एक चीज़ ये कर सकें, या तो सुबह में या शाम में एटलीस्ट 1 घंटा टाइम निकाल सकें कि मॉर्निंग वॉक कर सकें अपने कैंपस में जहाँ पे भी हैं, जितना हो सके आसपास के एरिया में। शाम में टहलने निकल जाए, नहीं हो सके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बेस्ट है टहलने के लिए, पॉल्यूशन फ्री कई बार ऐसा होता है कि हड्डियों में झुंझुनाहट, जोड़ों में या स्वैलन हो जाता है हड्डियों में, या वहाँ पे सुन्न हो जाता है। वो नस के प्रॉब्लम से होता है ज़्यादातर। किसी का नस अगर दब रहा है पीछे कमर के पास से, तो उसको पैरों में ये दिक्कत आती है, झुंझुनापन जो होता है, सुनपन होता है। यहाँ के लोगों पे बहुत हो जाता है कि पैर सो जाता है, जो लोग बोलते हैं यहाँ पे पेशेंट का जो रिप्लाई आता है, तो ये चीज़ है। या फिर हाथों में दिक्कत आ सकता है गर्दन के पास नस दबने की वजह से। तो ये चीज़ जो है वो लॉन्ग टाइम चलता है, ऐसा नहीं कि हाँ आज के आज हुआ, शुरू हो गया आज से ही। या तो चोट की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो उसमें PIVD बोलते हैं कि नस पीछे दब रही है, उसकी वजह से सिम्टम आ रहा है। इसके लिए भी एक्सरसाइज हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक्सरसाइज करना शुरू करें, स्पाइन का या नेक का जो भी रहता है, आफ्टर सिम्टम रिलीफ होने के बाद। लेकिन पेशेंट उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। हम लोग ज्यादा समझा दिनों तक जैसे हड्डियों में कमजोरी रहना, और घुटनों में दर्द रहना, बैक पेन रहना, और नी पेन रहना, गलों में, गर्दन में दर्द रहना, चेक नहीं करवाते बहुत लोग डॉक्टर से, क्या बोन कैंसर का रूप ले सकते नहीं, बोन कैंसर तो बहुत आगे की बात है। बोन कैंसर का इससे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्टली नहीं है होने का, वो किसी को भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग ऐसे भी हम लोग OPD में पेशेंट देखते हैं, अगर हम लोग 10 पेशेंट देख रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल, 10 में से रहूँ लगभग 7 से 8 पेशेंट इसी के आते हैं। गर्दन में दर्द रहेगा, नी पेन रहेगा, या स्पाइन रहेगा। ठीक है, मेजोरिटी पेशेंट किसी चीज़ के होते हैं हम लोग में। ठीक है, लेकिन वही है कि इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं वो लोग एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करके। ठीक है, और बाकी टाइम टू टाइम आके दिखाते रहें बीच बीच में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। कई बार यहाँ गांव के एरिया में ऐसा है कि उनका घुटना इतना खराब हो चुका है, उनको पता ही नहीं है वो कैसे ही मैनेज कर रहे हैं। नी पूरा स्वेल हुआ पड़ा जा रहा है, चल रहे हैं, कैसे ही मैनेज कर रहे हैं। अगर वो स्टार्टिंग में जल्दी आएंगे तो सही से लोग कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो इस फेज में आते हैं कि वो पूरा ही घुटना खराब हो चुका होता है, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन बचता नहीं है। हाँ, कैंसर का इससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं, कैंसर इससे नहीं आगे जाने वाला। कैंसर टोटली डिफरेंट चीज़ है। हैं? तो कैसे मतलब वो हो सकता है कैंसर? कैंसर का ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं है, किसको हो सकता है, ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि आप इस चीज़ से कोई इंड्यूस कर सकते लक्षण वगैरह कुछ नहीं है? अगर मान लीजिए वो है, अगर मान लीजिए किसी को कैंसर डेवलप कर रहा है या कर गया है उस किसी जोड़ में या फिर बोन के पास में, तो वहाँ का स्वेलिंग अलग होगा, वो एग्जामिन करना पड़ेगा डॉक्टर को। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको स्वेलिंग लग रहा है तो कैंसर है, ऐसा गलत है। चोट लगने से स्वेलिंग आ सकती है, अगर इतना खराब हो रहा है, किसी का जोड़ खराब हो रहा है, उसकी वजह से स्वेलिंग आ सकती है। तो जैसे स्वेलिंग कैंसर नहीं हो सकता उस जगह पे। जैसे आजकल के युवाओं का ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि जिम जाने का और फिट रहने का, कहीं ज्यादा ओवरवेट भी उठा रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल, जो ज़्यादा जिम करने जा रहे हैं वो ओवर एग्जर्ट कर रहे हैं अपने आप को।
ठीक है, कोई भी चीज़ का तरीका होता है कि आप स्लोली प्रोग्रेस करें उस चीज़ के लिए, तो आपका बॉडी बनता भी है। प्लस उसके लिए जिस तरह का डाइट वो लेना शुरू करते हैं वो भी सही नहीं है। बहुत सारे लोग जो करते हैं कि वे प्रोटीन ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, बाकी नॉर्मल डाइट मेंटेन नहीं कर रहे हैं अपना, क्योंकि आपको एक हेल्दी डाइट भी मेंटेन करना जरूरी है कि जो आपको डाइट सारा जो घर में मिलता है, दाल चावल बेसिक चीज़ जो है सब्जियां, वो सब लें। वो लोग क्या करते हैं कि लोग टोटली शिफ्ट कर जाते हैं प्रोटीन पाउडर पे या वे प्रोटीन्स पे, इस तरह से वो सही नहीं है उस चीज़ के लिए। आपको एक रेगुलर डाइट होना चाहिए, सप्लीमेंट अपनी जगह है, लेकिन सप्लीमेंट पे ही डिपेंड करना मेनली वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। आपके तो यहाँ पे हॉस्पिटल में फ्रैक्चर से रिलेटेड भी आते होंगे पेशेंट, एक्सीडेंटल भी आते होंगे, तो किस तरीके से उसको ट्रीट जैसे करते होंगे? कितनों का पैर कट के अलग हो जाता है, आजकल तो कई सारे रोबोटिक पैर भी चले हुए हैं और स्टील के भी कई सारे नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कितना ज्यादा जो है अभी जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है? देखिए, अभी तो जो रहा पहले का जो था स्टील का जो था, हम लोग स्टील या रॉड बोलते हैं, रॉड या प्लेट जो लगाते हैं जो स्टील का रहता है, स्टील का भी आता है, टाइटेनियम का भी आता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी पे है, जैसे इस एरिया में टाइटेनियम थोड़ा कम अवेलेबल है, हमें मंगवाना पड़ता है, लेकिन वही है कि पेशेंट उस चीज़ को एफोर्ड कर सके, क्योंकि नॉर्मल स्टील का जो इम्प्लांट है उससे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है वो, तो वो चीज़ ध्यान देना पड़ता है। और दूसरा एडवांसमेंट तो है, क्योंकि पहले का जो स्टील था उसकी जो क्वालिटी थी, अगर किसी को रॉड लगा हुआ है, स्टील का लगा हुआ है, अगर वो रॉड या प्लेट, तो उस पर हम लोग MRI नहीं करा सकते थे पहले। लेकिन अभी का जो है कुछ कंपनी जो है वो MRI कॉम्पेटिबल बना रही हैं, कि जिसमें आप MRI करा सकते हो उसके लगने के बाद भी, कुछ कंपनियां हैं, सारी नहीं अभी तक। और जो रोबोटिक जैसे पैर आ रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग भी जयपुर वगैरह में हो रही है। देखिए, रोबोटिक का जो यानी कि जो आर्टिफिशियल जो लिम्ब लगाते हैं वो चीज़ जो है रोबोटिक नहीं कहेंगे सही से उसको, रोबोटिक है अलग से, वो हाथ का होता है कोई, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं अवेलेबल, तो उसके बारे में बात करना नहीं सही है इस जगह के लिए। लेकिन हाँ, जो आपका आर्टिफिशियल लिम्ब आता है, किसी का पैर कट गया या हाथ कट गया, उसकी जगह आर्टिफिशियल लिम्ब लगाते हैं, वो अवेलेबल है, वो कस्टमाइज होता है, जिसका जहाँ से कटा है हाथ पर, जहाँ से लोग उसका कट कर रहे हैं उसका साइज लेकर के, उसको नाप लेकर के बनाया जाता है, तो वो ऑर्थोसिस कहलाता है। उसके लिए हम लोग बनाते हैं अलग से, उसके लिए अलग सेपरेट वो ब्रांच ही है जिसके लिए वो बना के देती है सारा का सारा चीज़, जो भी हाथ का हो पैर का हो उसके हिसाब से। गंगोत्री मेमोरियल हॉस्पिटल में जो है जो भी पेशेंट आएंगे किस किस समस्या से रिलेटेड आ सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है उनको? देखिए, यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी है ऑलमोस्ट सारी है आपके यहाँ पे, जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, गायनी के हैं, इसके सर्जरी के भी हैं, स्पेशली यूरोलॉजी के भी स्पेशली यहाँ पे हैं, यूरो के, न्यूरो के, प्लास्टिक सर्जन हैं, और ऑर्थोपेडिक एक फील्ड हमारा हो गया। तो ये सारे के पेशेंट यहाँ ट्रीट होते हैं, सारे के सारे जो भी आते हैं वो रिस्पेक्टेड जो डॉक्टर हैं उस फील्ड के, वो देखते हैं उसको। तो आपके यहाँ सारा ये ऑपरेशन जो भी इस ब्रांच से रिलेटेड है वो सारा हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है। इतने हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार जी, इनका साफ साफ कहना है किसी भी समस्या से संबंधित आपको कोई भी इलाज करवाना हो तो गंगोत्री मेमोरियल में आप लोग आ सकते हैं, चाहे जनरल फिजिशियन से रिलेटेड हो, ऑर्थो से रिलेटेड हो, गायनो से रिलेटेड हो, किसी से भी समस्या से रिलेटेड हो, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। क्या पता रहेगा एड्रेस यहाँ का? एड्रेस यहाँ का मेन रोड जो है सरवेला वाला जो आपका ये जननायक कर्पूरी हॉस्पिटल है, वहां से लेकर जो आपका कॉलेज रोड है, उस पे मेन रोड पे ही राइट साइड पड़ेगा, आफ्टर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद राइट साइड में पड़ेगा ये। मेडिकल कॉलेज रोड पर ही है। आप लोग कांटेक्ट नंबर और बाकी एड्रेस डिटेल्स में हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप लोग प्रॉपर सही लोकेशन पाए। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल।